Hello everyone, welcome again to online session of Manolo classes. I'm Dr. Dinesh Kumar and I will take today's The Hindu news analysis. Today is 26 November 2024. So now we come to the first news, and first news is Sena cites Bihar model to seek CM chair for Shinde. तो देखिए जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो महाराष्ट्र में अभी इलेक्शन हुए हैं और महाराष्ट्र के जो इलेक्शन में बीजेपी को सबसे ज्यादा सीट मिली है, लेकिन फुल मेजोरिटी नहीं मिली है। तो वहां पर जो शिवसेना है और शिवसेना जो शिंदे ग्रुप की शिवसेना है, उसके एमपी हैं मिस्टर नरेश ने ये कहा है कि महाराष्ट्र में जो सीएम की पोस्ट है वो शिंदे को जानी चाहिए। अब शिंदे को क्यों जानी चाहिए, उसके पीछे उन्होंने एक लॉजिक बताया है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में हमें जो बिहार मॉडल है उसको फॉलो करना चाहिए। जैसे कि बिहार में बीजेपी की भी सीट्स आई थी और जनता दल यूनाइटेड की सीट्स भी आई थी, जिसके हेड हैं मिस्टर जो नीतीश कुमार जी। तो वहां पर नीतीश कुमार जी की पार्टी एक छोटी पार्टी है इन कंपैरिजन टू द बीजेपी। तो वहां पर उनकी कम सीट होने के बावजूद भी और एक छोटी पार्टी होने के बावजूद भी जो सीएम की पोस्ट है वो किसको दी गई, वो नीतीश कुमार जी को दी गई। तो मिस्टर नरेश जी का ये कंसर्न है और ये उनका सजेशन है कि यहाँ पर जो सीट्स है, जो सीएम की सीट्स है वो एकनाथ शिंदे जी को दी जानी चाहिए। और एकनाथ शिंदे जो है वो बड़े ही पॉपुलर नेता हैं उनके हिसाब से महाराष्ट्र के, और सभी लोग चाहते हैं कि वो ही सीएम बने। लेकिन बीजेपी का मानना यह है कि जो मिस्टर फडणवीस हैं उनको वो सीएम बनाए। तो अभी सीएम का डिसीजन फाइनल नहीं हुआ है, और जो मिस्टर अजीत पवार हैं उनको भी काफी सीट्स मिली है, उनकी पार्टी को भी। तो उनका कहना यह है कि सीएम कौन होगा इसका डिसीजन जो है पार्टी के सीनियर लीडर्स को करना चाहिए। अब हम आते हैं सेकंड न्यूज पर। अमिड चॉइस ओवर अडानी रो बोथ हाउसेज एडजॉर्न। तो देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि यूएसए में जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है उसने अभी अडानी जी पर एलिगेशन लगाया कि उन्होंने इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए बहुत सारे ऑफिसर्स को बहुत सारा अमाउंट अराउंड 1700 करोड़ अमाउंट जो है एज ए डोनेशन दिया है। अब इस जो उनके खिलाफ जो ये एलिगेशन लगे हैं उस पर अपोजिशन मींस द इंडिया ब्लॉक ये चाहता है कि उस पर पार्लियामेंट में डिस्कशन हो और उसके लिए एक जेपीसी मतलब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाए। ठीक है, ऐसा मानना है जो इंडिया ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मिस्टर खड़गे। उनका मानना यह है कि जो एलिगेशन लगे हैं मिस्टर अडानी के खिलाफ उनसे देश की जो वैल्यू है वो टार्निश हुई है, देश की इमेज टार्निश हुई है, और इसीलिए उसकी सच्चाई तक जाना चाहिए। और सच्चाई तक जाने के लिए क्या होना चाहिए, सच्चाई तक जाने के लिए एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जानी चाहिए। अब हम आते हैं थर्ड न्यूज पर। आरजी कार प्रोटेस्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स एसआईटी प्रोब इनटू कस्टोडियल टॉर्चर। तो देखिए यहाँ पर जैसे जानते हैं कि वहां पर आरजी कार मेडिकल कॉलेज में एक फीमेल डॉक्टर का रेप हुआ और बाद में उनकी हत्या कर दी गई। तो उसके संबंध में कुछ जो डॉक्टर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन उनमें से जो प्रोटेस्ट करने वाले डॉक्टर्स हैं उनमें से 2 लेडी डॉक्टर्स को पुलिस ने उठाया और उनको थाने में रखा और थाने में उनके साथ कस्टोडियल टॉर्चर हुआ। तो इसके जब मेडिकल रिपोर्ट आई तो मेडिकल रिपोर्ट में इस बात के एविडेंसेस आए कि हाँ उनको कुछ फिजिकल इंजरी कॉज की गई है। तो पहले इस मामले में सीबीआई में जाना था मैटर, लेकिन अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि इसके लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाए जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एसआईटी बोलते हैं, और वो इस मामले की जांच करेगी। अब हम देखते हैं कि कस्टोडियल टॉर्चर संबंधित कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ प्रोविजंस आते हैं। तो कस्टोडियल टॉर्चर संबंधित जो प्रोविजंस हमारे आते हैं वो आर्टिकल 22 में फॉल करते हैं, और आर्टिकल 22 कहता है कि कस्टोडियल टॉर्चर और कस्टोडियल डेथ नहीं होनी चाहिए। अगर कोई पुलिस ऑफिसर कस्टोडियल टॉर्चर के लिए जिम्मेदार माना जाता है तो उसके खिलाफ एप्रोप्रिएट लीगल एक्शन लिया जाएगा। Now we come to next news. बलवंत रजोना मर्सी प्ली, सुप्रीम कोर्ट एडजॉर्न केस बाय 4 वीक्स। देखिए यहाँ पर क्या है, ये मिस्टर बलवंत रजोना है और इनका जो नाम है
वो आया था बेअंत सिंह मर्डर केस में। बेअंत सिंह जो है वो पंजाब के फॉर्मर सीएम थे, चीफ मिनिस्टर थे। उनके मर्डर में, उनके असैसिनेशन में इनका नाम आया और इनको जो है फांसी की सजा दी गई। अब जो फांसी की सजा इनको दी गई वो शायद 2007 में दी गई और इनको एक बहुत लंबे समय तक सॉलिटरी कंफाइनमेंट में रखा गया। अब जो फांसी की सजा इनको बहुत समय पहले दी गई, लेकिन वो फांसी की सजा अभी तक भी एग्जीक्यूट नहीं हुई। तो अब इन्होंने जो ट्रायल, जो डिले इन एग्जीक्यूशन ऑफ द कैपिटल पनिशमेंट है, उसको चैलेंज किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में थ्रू हिज एडवोकेट मिस्टर मुकुल रोहतगी। और इनका कंसर्न ये है कि एक इतना लंबा समय हो जाना फांसी की सजा ना देने में इनको क्या कर रहा है कि इनके जो राइट्स हैं उनको वायलेशन होता है। अब देखिए, इन्होंने तो पहले इन्होंने मर्सी पिटीशन फाइल करी, प्रेसिडेंट के पास जाती है मर्सी पिटीशन, तो और अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने भी इस पे कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया है। तो इसी रिगार्डिंग वो चाहते हैं कि उनकी जो डेथ सेंटेंस की सजा है उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया जाए। अब अगर हम इसका लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट समझने की अगर हम कोशिश करते हैं तो उससे संबंधित होता है आर्टिकल 21। और आर्टिकल 21 जो बात करता है, आर्टिकल 21 का एक एस्पेक्ट है स्पीडी ट्रायल। क्या एस्पेक्ट है? स्पीडी ट्रायल। स्पीडी ट्रायल का मतलब है किसी भी पर्सन का ट्रायल स्पीडी होना चाहिए, और अगर किसी पर्सन का ट्रायल स्पीडी नहीं होता है तो उसके आर्टिकल 21 का वायलेशन माना जाता है। और आर्टिकल 21 एक फंडामेंटल राइट है। इसीलिए ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं, और जिसमें से एक लेटेस्ट केस है शत्रुघ्न चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 2015 के आसपास का केस है, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो एक्यूज पर्सन थे जिनको की फांसी की सजा मिली हुई थी, यानी कि कैपिटल पनिशमेंट मिली हुई थी, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया। तो इसी मामले में अभी ऑनरेबल कोर्ट ने 4 हफ्ते का टाइम दिया है ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी अपना रेस्पॉन्स इस मामले में दे। अब हम आते हैं सेक्युलर सोशलिस्ट टू स्टे इन कॉन्स्टिट्यूशंस प्रीएम्बल्स सुप्रीम कोर्ट। तो देखिए, ये हमने कल भी आपके साथ में डिस्कस करी थी कि जो हमारी प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल में एक वर्ड यूज किया गया है सेक्युलर और दूसरा वर्ड है सोशलिस्ट। वैसे तो प्रीएम्बल में 5 वर्ड हैं, सोशलिस्ट, सेक्युलर, सोशलिस्ट, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। लेकिन ये जो 5 वर्ड हैं इनमें इशू केवल 2 वर्ड्स पर है। पहला है सेक्युलर पर और दूसरा है किस पर? इस पर, सोशलिस्ट पर। तो इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया है। बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता हैं और सुब्रमण्यम स्वामी, और वो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी हैं, उन्होंने इसको चैलेंज किया है। और उनका मानना यह है कि जब ये वर्ड डाले गए तो इनका जो ये 42nd अमेंडमेंट के द्वारा इनको इनकॉर्पोरेट किया गया था, और 42nd अमेंडमेंट आया था 1976 में, और उस दौरान हमारे देश में इमरजेंसी थी, इसलिए यहाँ पर एक पॉपुलर रिप्रेजेंटेशन नहीं था। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस बात को मानने से इनकार कर दिया, और उन्होंने कहा कि जो सेक्युलर वर्ड है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जरूरी है, और इसका रेफरेंस केवल प्रीएम्बल में ही नहीं मिलता बल्कि अदर आर्टिकल्स में भी हमको मिलता है। सिमिलरली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो सोशलिस्ट पैटर्न है इससे देश की इकोनॉमिक पॉलिसीज अफेक्ट नहीं होती हैं, बल्कि ये देश की इक्वल ग्रोथ के लिए या इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए एक एसेंशियल पॉइंट है या एसेंशियल गाइडलाइंस है। जैसे कि आप देखें, अगर हम सोशलिस्ट पैटर्न की बात करते हैं तो बहुत सारे जो आर्टिकल्स हैं जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट है, वो सब सोशलिस्ट पैटर्न पर ही बेस्ड है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो सेक्युलरिज्म है, इट इज द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर व्हिच कैन नॉट बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट। सिमिलरली इस व्यू को रीअफर्म किया किसके द्वारा? उसके द्वारा एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 में। तो अभी जो हम मानते हैं कि जो सेक्युलरिज्म वर्ड है, सेक्युलर वर्ड है हमारी प्रीएम्बल में, इट इज द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड दिस इज बियॉन्ड द अमेंडिंग पावर ऑफ द ऑनरेबल, दिस इज बियॉन्ड द अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट। अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। लैंड अलॉटमेंट टू एमपीज एमएलए अदर्स इन हैदराबाद अनकॉन्स्टिट्यूशनल सेज सुप्रीम कोर्ट। तो देखिए क्या हुआ है, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया और उसमें जजेस को एमपीज एमएलए ब्यूरोक्रेट्स जर्नलिस्ट
पर्सन ऑफ एमिनेंस टर्मिंग इनको जो है क्या दी, प्रॉपर्टी दे दी। और ये कितनी प्रॉपर्टी है, ये 245 एकड़ प्रॉपर्टी है जो इनको दी गई। अब जब इसकी लीगल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये डिसीजन दिया है कि इस तरह से जो इन लोगों को लैंड प्रोवाइड करना, ये गवर्नमेंट का एक आर्बिट्ररी एक्शन है, और ये आर्बिट्ररी एक्शन होने के नाते ये आर्टिकल 14 का वायलेशन है। दूसरी बात, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह के डिसीजन अगर सरकार लेती है तो वो इनडायरेक्टली कुछ लोगों को बेनिफिट देना चाहती है विदाउट एनी मेरिट, यानी कि वो लोग इस तरह की लैंड के लिए अदरवाइज एंटाइटल नहीं है। तो जब कोई लोग किसी बेनिफिट के लिए अदरवाइज एंटाइटल नहीं है तो आप इनडायरेक्टली इस तरह के बेनिफिट ऐसे लोगों को नहीं दे सकते। तो इसलिए गवर्नमेंट के इस डिसीजन को ऑनरेबल कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज ऑलवेज बीन सेक्युलर बोथ इन स्पिरिट एंड लेटर्स। तो यहाँ पर भी ये न्यूज सेक्युलरिज्म से संबंधित है, और अगर आप देखेंगे तो इसके जो रेफरेंसेस हैं हमारे आर्टिकल 15, 16, 17, 28, 29, 30, इन सब में हमें सेक्युलरिज्म के वो मिलते हैं, और सोशलिस्टिक पैटर्न के भी रेफरेंसेस हमें मिलते हैं, जैसा भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए बेसिकली क्या है, क्योंकि जब हमने आपको बताया कि ये जो वर्ड सेक्युलरिज्म है ये डाला गया 42nd अमेंडमेंट के द्वारा, तो उससे पहले जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था इसका मतलब ये शब्द तब नहीं था हमारी प्रीएम्बल में, और बाद में इसको 1976 में इनकॉर्पोरेट किया गया। तो यहाँ पर देखिएगा, इन 1949 प्रोफेसर केटी शाह proposed adding secular and socialist to the constitution. The Dr. Ambedkar opposed this, stating that the constitution should not dictate the social and economic structure of the society, but should allow people to decide over the time. तो यानी कि 1949 में ही प्रोफेसर केटी शाह ये चाहते थे कि हमारी प्रीएम्बल में इन शब्दों को जोड़ा जाए, लेकिन जो हमारे डॉक्टर अंबेडकर साहब जी थे उन्होंने इस बात का विरोध किया, उसका क्रिटिसिज्म किया, और उन्होंने ये कहा कि इस जो सेक्युलर पैटर्न और जो इकोनॉमिक पैटर्न होगा देश का, वो ओवर द टाइम लोग डिसाइड करेंगे या लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार डिसाइड करेगी। तो उन्होंने ये भी कहा कि हमें इन शब्दों को एक्सप्रेसली मेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उनमें ये ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है। सो नाउ वी कम टू द नेक्स्ट न्यूज, और नेक्स्ट न्यूज है हमारी वेलफेयर पॉलिटिक्स, हाउ गवर्नमेंट स्कीम शेप वोटिंग पैटर्न। तो बेसिकली क्या है कि हमारा ये न्यूज इस बात से संबंधित है कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कुछ इस तरह की स्कीम लाती हैं जिससे उनका एक वोटिंग पैटर्न डिसाइड होता है। अब वोटिंग पैटर्न की स्कीम हम इस तरह से समझ सकते हैं, देखिए जो सरकार है वो मनरेगा स्कीम लाई, महात्मा गांधी जो रोजगार देने वाली योजना है, जिसमें कि 90 डेज का हर परिवार के हर परिवार से एक सदस्य को रोजगार मिलता है। दूसरी जो हाउसिंग स्कीम है हमारी, या जो पीडीएस सिस्टम है, वो सरकार कुछ इस तरह की स्कीम लाती है जिससे कहीं ना कहीं उनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फायदा मिलता है। लेकिन अगर हम इसका एक लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट देखें तो देखिए पॉइंट ये है कि जब कोई सरकार बनी है तो सरकार की ही ड्यूटी है कि वो लोगों के वेलफेयर का ध्यान रखेगी। ऐसी सरकार पर ड्यूटी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें भी दी गई है। तो सरकार उस तरह की स्कीम लाती है, और अगर सरकार को उसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं बेनिफिट होता है तो मेरा मानना यह है कि लीगली उसको कहीं बहुत ज्यादा चैलेंज नहीं किया जा सकता। So dear students, I have discussed all the important news of today's newspaper. I will come again with more such news. Till then, thank you very much. Goodbye.